आज का जो टॉपिक है वो संविधान के भाग 1 पर आधारित है। संविधान का भाग 1, जिसमें हम संविधान के भाग 1 के बारे में जानेंगे कि संविधान का भाग 1 क्या कहता है। संविधान में कुल 22 भाग हैं। अगर संशोधनों के साथ मिलाकर बात करें तो कुल मिला के 25 भाग हैं, लेकिन वैसे 22 भाग हैं। 22 भाग जो हैं उसमें से आज जो हम पढ़ेंगे वो पहला भाग के बारे में पढ़ेंगे कि पहला भाग क्या कहता है। तो जो पहला भाग है वो कहता है संघ व राज्य क्षेत्र, संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है। जो संविधान का भाग 1 जो है वो संघ व राज्य क्षेत्र के बारे में बताता है और यह ये बताता है कि इसमें कितने अनुच्छेद हैं। तो इसमें कुल मिला के 4 अनुच्छेद हैं। ठीक है, 1 से लेकर 4 तक इसमें 4 अनुच्छेद हैं। संविधान का भाग 1 राज्यों के बारे में भी बताता है कि भारत में कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित क्षेत्र हैं। संविधान के जो भाग अनुच्छेद 1 के एक भाग में ये बताया गया है कि जो भारत है वो राज्यों का एक संघ है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है। भारत जो है क्या है? भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, ये बताया गया है। इस अनुच्छेद में ही ये बताया गया है, वहां पर जो भारत अंकित नहीं है, यहाँ पर लिखा है भारत अर्थात इंडिया, यानी भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ है। तो इस अनुच्छेद में अनौपचारिक रूप से ये बता दिया गया है कि हमारे देश का नाम जो है इंडिया है या भारत है। इस अनुच्छेद में एक वर्ड है संघ, जिसके लिए अंग्रेजी में यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है। यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, और जबकि अमेरिकी संविधान में संघ के लिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग हुआ है। फेडरेशन शब्द का प्रयोग अमेरिकी संविधान में है, यूनियन शब्द का प्रयोग जो है वो भारतीय संविधान में है। दोनों में डिफरेंस ये है कि इसके बारे में भीमराव अंबेडकर ने डिफाइन किया है। B.R. अंबेडकर ने इसके बारे में इसको परिभाषित किया है। ये कहा है कि भारत जो है वो राज्यों के मध्य किसी समझौते का परिणाम नहीं है और किसी भी राज्य को भारत से अलग होने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। अमेरिकी संविधान में अमेरिका के राज्यों ने मिलकर संघ का निर्माण किया है, जबकि भारत में पहले संघ का निर्माण हुआ है, फिर राज्यों का निर्माण हुआ है। भारत में केंद्र सशक्त है, जबकि अमेरिका में राज्य सशक्त है, क्योंकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो केंद्र सरकार को दी गई हैं, जबकि अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियां जो हैं वो राज्यों के पास हैं। भारत के संविधान विशेषज्ञों ने शायद इसलिए भारत के लिए उन्होंने एक मजबूत संघ की व्यवस्था की है, क्योंकि उन्होंने भारत के इतिहास के परिप्रेक्ष्य में देखा होगा कि जब जब भारत का केंद्र कमजोर हुआ है तब तब भारत पर किसी विदेशी आक्रांता का आक्रमण हुआ है और भारत कमजोर हुआ है या भारत गुलाम बना। इसी को ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं ने केंद्र को मजबूत किया है। ठीक है, फिर अनुच्छेद 1 के दूसरे भाग में यह बताया गया है कि भारत में वही राज्य माने जाएंगे, भारत में वही राज्य माने जाएंगे जिनका उल्लेख जो है वो अनुसूची 1 में हुआ है कि भारत की जो पहली अनुसूची में जितने राज्यों का उल्लेख होगा वही संघ और राज्य क्षेत्र माने जाएंगे। और अनुच्छेद 1 का जो भाग 3 जो है वो ये कहता है कि भारत के राज्यों के बारे में है कि भारत में कौन कौन से राज्य माने जाएंगे। तो इसमें वो राज्य हैं जो पूर्ण राज्य हैं, दूसरे वो हैं जो अनुसूचित राज्य हैं, और संघ शासित राज्य हैं,
और तीसरे वो राज्य हैं जिन्हें कभी भारत के क्षेत्र में समाहित किया जाए। प्रत्येक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र को नए राज्य क्षेत्रों को अर्जित करने का अधिकार होता है और उस अर्जित किए गए क्षेत्रों के लिए विधि बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, बस उनका जो अर्जन होता है वो अंतरराष्ट्रीय विधि के द्वारा अनुमोदित होता है, जैसे कि युद्ध में जीतकर उन राज्यों को मिलाया जाए, संधि के अनुसार उनको मिलाया जाए, ठीक है, या फिर स्वामी विहीन भूमि पर कब्जा करके उनको अपने राज्य में मिलाया जाए। अर्जन के बाद वह राज्य क्षेत्र जो है वो भारत का अंग हो जाता है और वह प्रदेश संघ शासित राज्य क्षेत्र की तरह शासित किया जाता है। तो अनुच्छेद 1 में जो है वो इतना दिया गया है। अगर अनुच्छेद 2 की बात करें, अगर अनुच्छेद 2 की बात करें, अनुच्छेद 2 है नए राज्यों का प्रवेश। नए राज्यों का प्रवेश कि कौन सा, कि भारत में नए राज्यों का प्रवेश जो है वो किस प्रकार किया जाएगा। अनुच्छेद 2 में उल्लेख है कि संसद विधि द्वारा और कुछ आदेशों या शर्तों पर जो भी संसद जो है वो ठीक समझे संघ में नए राज्यों की स्थापना वो कर सकता है। इसका अर्थ है कि संसद उस राज्य को जो पहले से स्थापित तो है लेकिन भारत का अंग नहीं है उसे भारत में शामिल कर सकता है, वो अनुच्छेद 2 के द्वारा। मतलब कि वो राज्य तो है लेकिन वो भारत राज्य का हिस्सा नहीं है, ऐसे राज्यों को अनुच्छेद 2 के तहत भारत के संघ में शामिल किया जाएगा, जैसे कि सिक्किम को शामिल किया गया था। जो सिक्किम राज्य था उसको अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया गया है। अगर हम अनुच्छेद 3 की बात करें तो जो अनुच्छेद 3 है, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण, नए राज्यों का निर्माण, नाम परिवर्तन, किसी भी राज्य के नाम में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ठीक है, या फिर उसकी सीमा में परिवर्तन। सीमा में परिवर्तन जो है वो अनुच्छेद 3 के आधार पर होता है। जैसे कि संसद को यह अधिकार है कि वह किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है और किसी के भी राज्य में के नाम में परिवर्तन कर सकती है। जैसे कि पहले उड़ीसा राज्य हुआ करता था, फिर उसका नाम ओडिया किया गया। जैसे पहले उत्तर प्रदेश में उत्तराखंड भी शामिल था, 2000 में उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को काट करके उत्तराखंड का निर्माण किया गया। तो संसद किसी भी राज्य को काट सकता है, उसके आकार में परिवर्तन कर सकता है और उसके क्षेत्र को भी बढ़ा सकता है। अनुच्छेद 3 के अनुसार जो कोई भी कार्य करने के लिए संसद को एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करना होता है। जैसे कि ऐसे भी किसी भी विधेयक को, यानी कि भाग 1 में से संबंधित किसी भी विधेयक में पेश करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति या सिफारिश होनी आवश्यक है। ठीक, दूसरा चरण यह है कि जिस राज्य पर इसका प्रभाव पड़ेगा, मतलब जो विधेयक होगा उसका प्रभाव जिस राज्य पर पड़ेगा उसको उस विधानमंडल के विचार विमर्श के लिए उसको उस राज्य के पास भेजा जाएगा, वो भी एक निश्चित सीमा के लिए। राष्ट्रपति चाहे तो उस समय सीमा को बढ़ा भी सकता है, लेकिन संसद उस राज्य के विचार विमर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक है, संसद चाहे तो विचार कर सकती है और संसद चाहे तो उस पर कोई विचार नहीं कर सकती है। और संसद को भाग 1 से जुड़े हुए विधेयक को पारित करने के लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं है, उसको पारित करने के लिए केवल साधारण बहुमत की आवश्यकता है। राष्ट्रपति द्वारा अगर निश्चित सीमा तक अगर विधानमंडल अपने विचार नहीं बताता है तब भी संसद में यह विधेयक पुनर्स्थापित हो सकता है। अगर कोई राज्य संघ शासित है, ठीक है, और उसमें कोई परिवर्तन करना है अनुच्छेद 3 से जुड़ा हुआ, तो संसद को कोई भी विचार जानने की आवश्यकता नहीं है। जम्मू कश्मीर राज्य के क्षेत्र को बढ़ाने, घटाने, सीमा परिवर्तन वाला कोई भी विधेयक
जम्मू कश्मीर के विधानमंडल की सहमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जा सकता था। लेकिन अब जम्मू कश्मीर जबकि एक केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, और 370 धारा की अनुच्छेद 370 का जो क्लॉज एक था, जो 2 और 3 जो क्लॉज थे, एक को छोड़कर हटा दिए गए, तो जम्मू कश्मीर आज एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसमें अगर कोई बदलाव करना होगा तो उस जम्मू कश्मीर के राज्यपाल या विधानसभा की या विधानमंडल की विचार जानने की उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह संसद चाहे तो भारत के राज्य क्षेत्र का कोई भी हिस्सा विदेशी राज्य को अर्पित कर सकती है, परंतु इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने स्थापित किया है कि यह सरकार सीमा विवाद को सुलझाने के लिए किसी देश के साथ समझौता करती है या तो वह विवाद किसी अंतरराष्ट्रीय अधिकरण को सौंप दिया जाए। तो ऐसे अगर कोई, जैसे कि अगर भारत को अपना कोई विवादित स्थल किसी भी राज्य को देना, किसी अन्य देश को देना है, तो इसके लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता है। जैसे कि 1960 में बेरोवाड़ी हिस्से को पाकिस्तान को देना पड़ा था, तो उसके लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था, ठीक है। लेकिन अगर वो विवाद किसी अंतरराष्ट्रीय अधिकरण को सौंपने की बात हो रही है, तो फिर कोई भी संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले 7वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा बांग्लादेश और भारत के बीच कई क्षेत्रों का आदान प्रदान किया गया था। तो मतलब कि नए राज्यों के निर्माण, नाम परिवर्तन, आकार परिवर्तन और सीमा परिवर्तन के लिए संसद ही सर्वोपरि है और इसके लिए अनुच्छेद 3 का प्रयोग किया जाएगा। अब हम बात करते हैं संविधान के भाग 4 की, सॉरी अनुच्छेद 4 की, कि संविधान का अनुच्छेद 4 क्या कहता है। अनुच्छेद 4 जो है ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3, अनुच्छेद 2 और 3 में किया जाने वाला संशोधन जो है वो संशोधन नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो साधारण बहुमत से किया जाता है, ठीक है। और भाग 1 में जो संशोधन है वो साधारण बहुमत के द्वारा ही होता है।